चलो, तो अपन करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 12th सीबीएसई के हिसाब से पूरा आज कंप्लीट करेंगे इसको, है ना। तो सबसे पहले ये सवाल उठा, ये जो पूरा चैप्टर आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अपन पढ़ रहे हैं, ये एक मैक्सवेल के सवाल से उठा। क्या सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था कि उसने सिमेट्रिक देखी, बोला कि हर चीज में सिमेट्रिक है तो यहां पर भी सिमेट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि अपन को ये पता है, ये अपन पढ़ चुके हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है कहीं पर भी, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो। तो एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसने बोला जब हर जगह सिमेट्रिक है तो यहां पर भी सिमेट्रिक होनी चाहिए। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल उठाया किसने, मैक्सवेल ने। अपन ने देखा, अभी पिछले चैप्टर में देखा, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, किसी भी लूप के अबाउट अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी तो करंट इंड्यूस हो रहा था कि नहीं, डी फाई बाई डी टी। जब भी फ्लक्स चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से डी फाई बाई डी टी, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही थी। तो इसने बोला क्यों नहीं हो सकता कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स चेंज तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस नहीं हो सकती, ये सवाल इसने उठाया। और इसने एक चीज क्या गौर करी, इसने गौर करी कि जो एम्पियर्स लूप था, एम्पियर सर्किटल लॉ था। मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि जब आप इसको पूरा प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाते जाना, अभी समझने में फोकस रखो, ठीक है। चलो, तो उसने क्या देखा, एम्पियर्स का जो सर्किटल लॉ था, अपन ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, है ना, ईएमआई में पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बोलता था, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। मतलब किसी भी लूप में अगर आप गोल घूमोगे मैग्नेटिक फील्ड का डीएल के साथ, उसके लेंथ के साथ इंटीग्रेट करोगे, तो इसके अंदर से जो करंट जा रहा है, इसके अंदर से जो करंट जा रहा है, म्यू नॉट इंटू आई उसके बराबर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई। आई कौन सा, इनसाइड, इस लूप के अंदर से जो करंट जा रहा है। इसने बोला अच्छा चलो, एम्पियर्स का जो लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ, उसको यहां लगा के देखते हैं, कहां पर, कैपेसिटेंस में। तो उसने बोला भैया चलो, एम्पियर्स ने कहा था भैया कि कहीं पर भी एक लूप ले सकते हैं, क्लोज लूप होना चाहिए, है ना। तो उसने क्या बोला, चलो भैया लेके देखते हैं। तो यहां पर जब एक सर्किटल लूप लिया उसने, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल किया, बी डॉट डीएल, तो आ गया म्यू नॉट आई के बराबर। वाह भैया वाह, एम्पियर्स लॉ, क्या बात है, वाह वाह वाह, आ गया। अब उसने बोला मैं एक और, इसको जो लूप है, एक और जो एरिया है, वो एक अलग टाइप का एरिया ले रहा हूं। कौन सा एरिया ले रहा हूं, है ना। चलो, अब एक दूसरा लूप लेते हैं। देखो, लूप तो यही ले रहे हैं, लेकिन उसका क्लोज सरफेस अलग ले रहे हैं। एक लूप ऐसा है ना। अपन को क्या चाहिए था, एक लूप चाहिए था, है ना। वो पूरा कैसा भी सरफेस हो सकता है, बस बाउंड्री अपन को चाहिए, बाउंड्री लूप होना चाहिए, एरिया नहीं। जैसे गॉस लॉ जब लगाते थे तो गॉसियन सरफेस लेते थे पूरा, जैसे स्फीयर, सिलेंडर, प्लेनर, तो पूरा एक क्लोज पूरा एरिया लेते थे, है ना। गॉस लॉ जब भी लगाते थे, गॉस लॉ में एरिया लेते थे, क्या लेते थे, लेंथ, लूप की बाउंड्री। तो इसने बोला कि भैया ऐसी बाउंड्री रखते तो बाउंड्री यही है, लेकिन यहां से ऐसा इमेजिन करो, ऐसा कटोरे टाइप का, या वो मटकी जैसा, मटकी जैसा सोच सकते हो कि भैया ये पूरा मटकी जैसा और ये मटकी का ऊपर का मुंह, समझ सकते हो। अब मैं यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो है यहां पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ये कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, लेकिन इक्वल टू म्यू नॉट, इस पूरे में से कहीं से कुछ करंट पास हो रहा है क्या, अरे करंट यहां से यहां तक आ रहा है और यहां पर जमा होते जा रहा है चार्ज, कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो यहां पर ये कितना हो गया, जीरो। इधर वाला जीरो और इधर वाला नॉन जीरो, भाई यहां पर एम्पियर्स लॉ फेल। एरिया मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ जो था वो क्या हो गया, फेल। तो यहां पर फिर एम्पियर्स ने क्या बोला, एम्पियर्स ने इस इक्वेशन को सुधारा, है ना, इस इक्वेशन को सुधारा। इसने बोला कौन बोल रहा है कि भैया यहां करंट नहीं है, कौन बोल रहा है, यहां पर भी करंट है। मैक्सवेल तो बोल रहा है कि यहां पर करंट है, समझ में आया। उसने बोला करंट जो है सिर्फ चार्ज के फ्लो के कारण नहीं होता किसी वायर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज के कारण भी होता है ना। और इस चीज को उसने डिराइव किया, यहां पर कैसे डिराइव किया, देखो ये कैपेसिटेंस है, ठीक है। मान लो यहां पर चार्ज है क्यू, इसका एरिया है ए, चार्ज है क्यू, एरिया है ए। अब उसने क्या बोला, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू ए, वो आ जाएगा फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
जैसे वहां मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स लिखते थे तो ऐसा करके ऐसे बी लिख देते थे, या अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही थी तो बी नहीं लिखते थे, फाई का मतलब होता था फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। बट यहां पर अपन को किसका फ्लक्स चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक का फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ए। अब आपको मालूम है चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटर्स में अपन ने पढ़ा था, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है? क्यू बाई ए। तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेरिवेशन अभी नहीं कर रहा हूं, ये पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में, कैपेसिटेंस है ना, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ऐसे ही नाम था ना कुछ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए ने ए को बेरहमी से मार डाला, तो ये आपका कितना आ गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई? तो चलो अब इसको, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दूं तो देखो क्या बन जाएगा? चार्ज क्यू, या इसको क्यू लिखता हूं, ऐसे में ज्यादा फीलिंग आती है ना? तो क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई, ठीक है। और करंट क्या होता है? आई डी क्यू बाई डी टी होता है क्या? और आपको मालूम है जब ये चार्ज हो रहा है या जब डिस्चार्ज हो रहा है तभी यहां से करंट है ना? यस और नो? अरे कैपेसिटेंस वाले वायर में करंट कब है? जब या तो डिस्चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। पूरा फुल चार्ज होने के बाद तो यहां करंट जीरो हो जाएगा। तो यहां पर भी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट डॉट सॉरी बी डॉट डीएल, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, तब तो कोई खराबी नहीं है। एम्पियर्स की इक्वेशन गलत कब निकली? जब ये चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा था। तो जब ये चार्ज हो रहा था तो इसमें चार्ज बढ़ते जा रहे थे, मतलब यहां बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था। अरे पहले खाली था तो बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं। अब जैसे जैसे करंट आते जा रहा है तो चार्ज आते जा रहा है, चार्ज आते जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रही है। बात समझ में आई? तो एक तरीके से अगर आप सोचोगे, कैपेसिटेंस है, यहां से करंट आया, इसमें पॉजिटिव और यहां से निकल गया, तो एक तरीके से ये भी तो पूरा एक करंट के जैसे काम कर रहा है ना, कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, तब तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो वहां से मैक्सवेल ने सोचा कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज है ये भी एक तरीके से करंट प्रोड्यूस कर रहा है, या ये भी खुद एक तरीके से करंट वाला इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्यों चेंज हो रहा है? आपको मालूम है ना ये क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है तो चार्ज जो है कैपेसिटर के अंदर वो चेंज हो रहा है। तो आई होता है डी क्यू बाई डी टी, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बाहर, डिफरेंशिएशन में पता है ना कांस्टेंट को भाव देने का नहीं, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था, वो आ गया बाहर, तो क्या आ गया? डी फाई ई बाई डी टी, है ना। और ये जो करंट आया इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट, या फिर मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट भाई साहब, क्योंकि मैक्सवेल ने निकाला इसलिए इसको अपन बोलते हैं मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो भैया यहां से मतलब ये जो आपको याद रखना है, आई डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये कब आती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज के कारण। बात समझ में आई? तो दो टाइप के करंट, एक तो वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो वो आपका नॉर्मल कंडक्शन करंट हो गया, और एक जब इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज के कारण होता है तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और आई डी की वैल्यू आपकी आ गई एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये याद रखनी है, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। द करंट, देखो अब जो करंट है कंडक्टर्स के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज के कारण, उसको अपन बोलते हैं कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट, आई सी, ठीक है। नॉर्मल करंट जो आज तक पढ़ते आए हो, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिए, तो उसमें जो करंट पढ़े वो नॉर्मल क्या था? कंडक्शन करंट या नॉर्मल करंट। और यहां पर जो अपन करंट देख रहे हैं ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज के कारण, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट या फिर मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? आई सी प्लस आई डी। तो कितना हो जाएगा? आई सी प्लस आई डी की जगह क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। और टोटल करंट की जगह ये एम्पियर्स लॉ में डाल दोगे तो एम्पियर्स सॉरी मैक्स वो क्या था? एम्पियर्स, हाँ एम्पियर सर्किटल लॉ जो था, वहां पर करंट आया था म्यू नॉट आई, आई की जगह अगर अपन ये पूरा डाल देंगे तो इक्वेशन सुधर जाएगी, और उस इक्वेशन को अपन बोलेंगे मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ।
एम्पियर का लॉ था, क्या था एम्पियर का लॉ? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब उसने इस आई को अपडेट कर दिया, आई को क्या कर दिया? आईसी प्लस आईडी, और अब वो इक्वेशन सुधर गई। अब हर जगह वैलिड है ना, बीच में भी करंट है, समझ में? वहां पर आईसी नहीं है तो वहां पर आईडी है, बीच वाली जगह पे देखो, ये वाली जगह पे, ये वाली जगह पे। अब इस इक्वेशन में भी ये जीरो नहीं होगा क्योंकि अभी आई नहीं है, आईसी प्लस आई डी है। यहां आईसी जीरो है तो यहां पर आईडी आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज है, और ये इक्वेशन सुधर गई। तो इक्वेशन थी किसकी? एम्पियर की। सुधारी किसने? मैक्सवेल ने। इसलिए उस इक्वेशन को अपन बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ, मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। तो ये रहे सारे जो आपने पढ़े थे स्टार्टिंग से, गॉस लॉ और फैराडेज लॉ, एम्पियर्स लॉ, पूरा एक जगह। इसको नोट डाउन कर लेना सारे फॉर्मूले को। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, ये क्लोज सरफेस में होता है, गॉसियन सरफेस, जिसको क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में तो कितना होता है? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सेम गॉस लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालोगे तो कितना आएगा? जीरो। किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, क्लोज्ड पूरे सरफेस में अगर आप बी डॉट डी करोगे, एरिया बी डॉट डी एरिया लोगे और उसका इंटीग्रेट करोगे तो हमेशा कितना आएगा? जीरो, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी उतनी बाहर आएंगी, हमेशा क्लोज्ड लूप में रहती हैं। याद है ना प्रॉपर्टीज? चलो फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? डी फाई बाई डी टी। फैराडेज लॉ का था ईएमएफ किसके बराबर होगा? डी फाई बाई डी टी। जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चेंज होगा उस तरीके से करंट इंड्यूस होगा, है ना? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये ईएमएफ लिखा हुआ है ई डॉट डीएल, ठीक है? चैप्टर 1 अगर नहीं भूले होगे तो। और ये एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, क्यों? क्योंकि अब इसने क्या कर दिया? इंप्रूव कर दिया, म्यू नॉट आईसी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो ये जो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, या एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है? चलो तो ये चारों को नोट डाउन कर लेना, स्क्रीन को पॉज करके आगे बढ़ते हैं अपन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब ये एक ऐसी चीज है जिसके वजह से आज बहुत सारी चीज पॉसिबल हो पाई है। आप आज फोन में बात कर रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो, रेडियो चला रहे हो, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पॉसिबल हो पाई है। और इसका धीरे 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 पूरा क्रेडिट अपन को बोलना चाहिए कि मैक्सवेल को जाता है, क्योंकि उसने थ्योरी दी थी। फिर उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको प्रैक्टिकली बताया, है ना? तो जो एम्पियर्स का पूरा जो थ्योरी था उसका एक रिजल्ट ये भी था कि जब भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो उसने डिस्कवर किया था, बट इसने इसका प्रूफ नहीं दिया था, इसका प्रूफ अलग बाकी साइंटिस्ट ने दिया। कि मैक्सवेल की थ्योरी ने क्या बताया था कि एक्सेलरेटेड चार्ज, जो एक्सेलरेटेड चार्ज होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो स्टेशनरी चार्ज है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, मतलब करंट अगर है, कांस्टेंट करंट कहीं पर है या चार्ज रुका हुआ है, तो वो अपने साइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कभी भी, याद रखना, स्टेशनरी चार्ज या फिर चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको कर सकते हैं। अब सवाल आता है हाउ, लेकिन इसका एक्चुअल में इन डेप्थ सिलेबस जो है ना वो इंजीनियरिंग से भी ऊपर, जब आप रिसर्च फील्ड में जाओगे तब है। हाँ, एक बेसिक सा जो इसका रीजन है वो अपन को यहां पर बता सकते हैं। चलो अब है क्या क्या बोला गया? एक्सेलरेटेड चार्ज। जब चार्ज एक्सेलरेट होगा, है ना, कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है, जब चार्ज एक्सेलरेट होगा, एक्चुअल में एक्सेलरेशन कैसे आता है? जैसे कोई भी चीज अगर गोल सर्किट ऑर्बिट में घूम रही है तब भी वो एक्सेलरेट कर रही है, यस और नो? तो या फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई वाइब्रेट कर रही है तो कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से सोर्स वाइब्रेट कर रहा है। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, और वो एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? अब इसको क्या बोला जाता है कि जैसे अगर एक चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज प्रोड्यूस कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का चेंज, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज। तो ये एक चेन रिएक्शन टाइप का हो जाता है और ये प्रोड्यूस होने लग जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और वेव जनरेट हो रही है। एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है कि भैया ये अपने स्कोप के बाहर है कि किस तरीके से एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। बट हाँ, एक बात जो अपन को रटनी है, याद रखनी है, वो क्या है कि जब भी चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। आपको याद नहीं होगा लेकिन आपने क्लास 9th में पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक,
रदरफोर्ड ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। उस समय आपने रट लिया था ड्रॉबैक कि वेन एवर एनी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट इट रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड एज इट विल लूज एनर्जी इट विल come and collide with the nucleus and atom will get destroyed। ये आपने रटा था, उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर है कि भैया जब भी चार्ज एक्सेलरेट, गोल घूम रहा है मतलब एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और चार्ज जब भी एक्सेलरेट करता है तो वो क्या रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यही ड्रॉबैक के कारण रदरफोर्ड बेचारे, उनका मॉडल को नहीं माना गया था और बोर ने आके क्या बोला था खाली, और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी मेरे को फिर पढ़ाना है नेक्स्ट चैप्टर में, ये है ना। तो फिर बोर ने आके क्या क्या बोल दिया था कि बोर ने आके क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कहीं पर भी नहीं घूम रहे, वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहे हैं जिनका नाम है KLMN। इतना ही बताया था 9 तक, लेकिन अब अपन आगे पढ़ेंगे कि वो ऑर्बिट की रेडियस क्या है, क्या वेलोसिटी से घूम रहा है, और इन ऑर्बिट्स को ही क्यों चूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। बहुत सारी चीजें अब डिटेल में पढ़ेंगे अपन, यहाँ पर बोर एटॉमिक मॉडल को पूरा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, रेडियस वेलोसिटी से लेकर के सारी चीजें, है ना। नेक्स्ट चैप्टर है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ चलो ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया, जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, वाइब्रेट करता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट होती है। तो ये बात मैंने लिख भी थी। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचुरली इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जिस फ्रीक्वेंसी से ऑक्सेलरेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी की वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। और एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी है कि नहीं। लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, light is also a light is also a electromagnetic wave। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एनर्जी आ रही है, अरे सन से अर्थ में एनर्जी आ रही है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू। तो ये एनर्जी कहां से आई, वो जो सोर्स पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है उसी की एनर्जी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो उसके एक्सपेंस से, उसके एनर्जी के एक्सपेंस से, मतलब उसकी एनर्जी, सोर्स पार्टिकल की एनर्जी कम हो रही है और वो एनर्जी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है। अभी तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में गोल घूम रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो किसकी एनर्जी लेगा, एटम, इलेक्ट्रॉन की, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन आके भिड़ जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, इसका आंसर बोर ने दिया था, है ना। चलो, तो लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो, अब हुआ क्या, देखो ध्यान से देखो, ये आपका चैप्टर, इस फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर ही है आपका ये, है ना। ऑलमोस्ट सारे सभी का आपको वो बन चुका है, क्या बोलते हैं, वन शॉट वीडियो, जितने भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के लिए, प्योर 12th एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए, जिसकी प्लेलिस्ट मैं आपको नीचे दे दूंगा, जो जो चैप्टर का वन शॉट बन चुका है, और तुम लोगों को हंसने की जरूरत नहीं है ना। नहीं बना है क्या, कितने चैप्टर का वन शॉट बन चुका है, 1 2 3 का तो यहाँ पर नोट्स इसी में मिल जाएंगे जिसको मैं रिकॉर्ड किया हूँ। हाँ? देखो, फिर हर्ट्ज थे जिन्होंने पहली बार, अब आगे आते हैं, हर्ट्ज जो थे वो पहली बार मैक्सवेल की थ्योरी को वो किए थे, प्रूव किए थे, एक्सपेरिमेंट, रियल एक्सपेरिमेंट करके, और सेंसेशन फैल गया था एकदम हर जगह, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया था हर्ट्ज ने। अब हर्ट्ज ने कौन सी वेव को प्रोड्यूस किया था, जिसमें सबसे कम एनर्जी है, रेडियो वेव्स। किसको प्रोड्यूस किया था, रेडियो वेव्स। और वो रेडियो वेव्स के प्रोडक्शन के बाद भाई सेंसेशन फैल गया था, उसके बाद हजारों लाखों साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप की वेव्स को जनरेट किया, और आज आप जो इतना यूज कर पाते हो A to Z, है ना। एक्स रेज आपने सुना होगा, एक्स रेज इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गामा रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज आपने सुना होगा, सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, पोत के रखो अपने चेहरे में कुछ, है ना, सनस्क्रीन लगा के रखो ताकि अल्ट्रावायलेट रेस से आप न जलो। तो सुना है आपने अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में। इंफ्रारेड, ये भैया ये माइक्रो, ये जो हर रिमोट के ऊपर जो वेव्स होती हैं, ये देख पाओगे, ये रे को कैमरा में भले ही शायद दिख जाए, देखो मैं कुछ, हाँ कैमरा में दिख रहा है, कैमरा में देखो ये लाल दिख रहा है, बट आप रियल में देखोगे तो नहीं दिखेगा, दिख रहा है क्या, लाइट कैमरे में दिख रहा है। तो ये जो जनरेट कर रहा है वो कौन सी वेव जनरेट कर रहा है, इंफ्रारेड। क्या कर रहा है, इंफ्रारेड। तो ये जो टीवी में जो चल रहा है ये सब पूरा आपका इंफ्रारेड से चल रहा है। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इस दुनिया में, इसके बारे में अपन जानते हैं ऑलरेडी, है ना, बस इनको प्रोड्यूस किया गया
सबसे पहले किसने किया था? हर्ट्स ने। उसके बाद तो लाइन लग गई, साइंटिस्ट इसको प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और इसमें टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही है इसका यूज एकदम एक्सटेंसिवली किया जा रहा है। आपके घरों में माइक्रोवेव से लेकर के आप देख लो, हर जगह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फोन आप बात नहीं कर सकते बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, है ना? तो जैसे जैसे कम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो, पूरा हर जगह। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेट करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो अपन को मालूम है भाई, बहुत दिन से है ना, बहुत साल। लाइट तो आई रही है ना, तो लाइट के बारे में तो अपन को पता ही था, सबसे ज्यादा जिसके बारे में पता है। बट जब इसका इन्वेंशन चालू होने लगा तो एकदम तहलका मच गया। ठीक है, अब आते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लास्ट में फिर वही सारी वेव्स, जितनी भी वेव्स हैं, है ना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज, इन सब के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कौन सी इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, कौन सी इनकी वेवलेंथ होती है और क्या इनका यूज होता है ना। और फिर चैप्टर हो जाएगा खत्म। बस छोटू सा चैप्टर था, 20 मिनट्स का अभी हुआ है, और मान लो और 20 मिनट्स 40 मिनट्स में पूरा चैप्टर हो जाएगा। चलो, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, और वेव, वेव मतलब आज ब्लू है, पानी पानी पानी, है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब होता क्या है इसमें, एक साथ, सबसे पहले आपको जो याद रखना है कि एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, एक साथ जीरो होता है, एक साथ मैक्सिमम होता है, एक साथ जीरो होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑक्सीलेशन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन की डायरेक्शन, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। और ये दोनों की डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ वेव से भी परपेंडिकुलर होती है। तो ऐसे चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे कोई सी भी हो, चाहे लाइट हो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, कोई सी भी हो, सब ऐसे चलती हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और लाइट आगे जा रही है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेशन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेशन, सब ऐसे ऐसे वेव चलती है। ठीक है, अब इधर देखो, इसमें दूसरी बात क्या याद रखनी है, इसमें दूसरी बात आपको यह याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ मैक्सिमम होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ मैक्सिमम होंगे, एक साथ मिनिमम, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम। यहां पर देखो, ये मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ये प्लेन में हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड ये प्लेन में, देख रहे हो, एक साथ दोनों मैक्सिमम जा रही है, एक साथ दोनों मिनिमम, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम। तो दोनों का फेज क्या है, सेम। ये कहना चाह रहा था इतने देर से, थक गया। दोनों का फेज क्या है, सेम। तो मतलब ये अगर ई बोलूं, ई नॉट, ई नॉट मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये हो गया बी नॉट, बी नॉट मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फेज सेम रहेगा, दोनों का फेज क्या रहेगा, सेम। और ये जो है मैक्सवेल की इक्वेशन से अपन ने निकाला था, मैक्सवेल की थ्योरी से, है ना। इसका डेरिवेशन अपन को नहीं पढ़ना है, बट ई नॉट और बी नॉट के बीच में अपन ने रिलेशन निकाला है, और ये रिलेशन मैक्सवेल की इक्वेशन से आया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जेई में और नीट में कई बार डायरेक्ट सवाल आता है, इससे डायरेक्ट सवाल आता है इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से। ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, या ऐसे भी बोल सकते हो, बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के बीच का रिलेशन। और सी, ये तो आपने पढ़ा होगा बहुत पहले से, कई बार अपन यूज कर चुके हैं, स्पीड ऑफ लाइट 1/√μ0 c नॉट। चलो, अब बीच में एनसीईआरटी में और थोड़ी सी कहानी दी हुई है जो अपन शॉर्ट में बता देता हूं। ठीक है, पहले बोला गया था कि भैया हर चीज को मीडियम की रिक्वायरमेंट है, वेव है, डिस्टर्बेंस है, तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे लाइट हो चाहे कुछ हो। तो माना जाता था पूरे स्पेस में कहीं पर भी वैक्यूम नहीं है, एक अलग चीज है ईथर। क्या है, हाँ, ईथर, ऐसा बोला जाता था। बट फिर जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, अपन को पता चला कि भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जनरेशन के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है ना। फिर अपन उसको खारिज कर दिए, फिर अपन मानते हैं नहीं, मतलब अलग से एक नाम दे दिया गया था कि भैया वो ईथर एक ऐसा कुछ है ना, ETHER, जहां पर से वो केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं, अलग ईथर, है ना, कि एक स्पेस में हर जगह क्या है, ईथर, कहीं पर भी वैक्यूम नहीं है, खाली नहीं है। बट फिर उसको अपन ऑब्वियसली कैंसल आउट कर दिए, क्योंकि अपन को मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। और ये जो म्यू नॉट ई नॉट है वो किसके लिए है, वैक्यूम के लिए, है ना। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद है कि भूल गए सब, याद है ना। तो अब जैसे अब उसने बोला कि भैया हाँ, किसी भी मीडियम में जाएगी तो लाइट की स्पीड चेंज होती है, क्यों, क्योंकि म्यू नॉट और ई नॉट
चेंज होते हैं। अरे पढ़ा था ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जुड़ जाता है, तो उस हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होती है। बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, नहीं तो गायब हो जाएगा पूरा का पूरा लेक्चर, है ना। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला अगला सवाल, हाँ अगला सवाल, डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी और मोमेंटम होता है? हाँ सर, एनर्जी तो होता है, बिना एनर्जी के कैसे वेव होगी, है ना। अपन देखते हैं सन धूप में मस्त कई करते हैं अभी ठंड में आराम से, तो एनर्जी मिल रही है कि नहीं, एनर्जी मिल रही है। अगर बहुत ज्यादा लाइट, सनलाइट के पास अगर आप अपना हाथ को रखो तो गर्माहट महसूस होती है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है वो आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, आपको हीट महसूस हो रही है ना। तो यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। पहले एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। अब एनर्जी, ध्यान से सुनो, एनर्जी की बात कर रहे हैं अब एनर्जी के लिए ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। मान लो इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम याद किए थे, फॉर्मूला बताओ कहां से याद होगी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कहीं पर भी अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एनर्जी स्टोर्ड है। अरे अपन ने इंडक्टर में पढ़ा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है और कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, तो वहां कैपेसिटेंस से पढ़ा था, वहीं पर ये फॉर्मूला डिराइव किया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद आ रहा है? जब कैपेसिटेंस पढ़े थे तब इसको डिराइव किए थे, और जब इंडक्टेंस पढ़े थे तब डिराइव किए थे एनर्जी डेंसिटी फॉर, थक गया रे, एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, वो थी हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज करते हैं अपन, 1/μ0 और बी स्क्वायर। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो वहां पर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, दिस प्लस दिस, और दोनों बराबर होती है तो 1/2 हट जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या बी स्क्वायर बाई μ0। ठीक है, नहीं हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अब एनर्जी तो होती है, किस फॉर्म में होती है, कितनी होती है, उसका फॉर्मूला भी सब पढ़ा हुआ है। देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा चीज अपन जो पढ़े हुए हैं उसी को आपस में जोड़ रहे हैं, क्योंकि पूरा पढ़ लिया, पूरा चार्ज के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं 12th में स्टार्टिंग से। चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कांस्टेंट स्पीड से चलने लग गया तो करंट, फिर कैपेसिटेंस, इंडक्टर, सारी चीज। अब एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आई? तो पूरा चार्ज के बारे में ही चल रहा है, और एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हटा दो तो पूरा 100% 12th में क्या है, खाली चार्ज, है ना। अभी भी पढ़ेंगे एटम, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, न्यूक्लियस, पूरा वही पूरा का पूरा चलेगा, ठीक है। तो फिर भी आप बोल सकते हो कि 60% कम पूरा का पूरा क्या है आपका, चार्ज के बारे में। सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे भैया, बताओ चलो। दूसरा, क्या मोमेंटम भी है? एनर्जी तो है सर, समझ में आ गया, हाँ एनर्जी है भैया, हम धूप ताप रहे हैं, एनर्जी तो है, तभी तो कन्वर्ट हो रहा है। सोलर जो पैनल होता है वो क्या करता है, सूरज की एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो लाइट में एनर्जी तो है सर, मोमेंटम भी है, हाँ मोमेंटम भी है। जैसे अगर एक बॉल आपके हाथ में मैं मारूं तो आपको प्रेशर फील होगा, वैसे ही जब लाइट भी आपके हाथों में पड़ती है तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है। अब आप बोलोगे सर महसूस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो प्रेशर होता है वो इतना कम होता है। नॉर्मल सनलाइट का जो विजिबल लाइट का जो प्रेशर होता है वो किसके आसपास होता है, 7 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर मैं अपना इस हाथ का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लूं, 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर मान सकता हूं। अगर मैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मानूंगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100, तो 10 × 10⁻⁻4, तो 10⁻³ ये आ गया मेरा क्या, एरिया। क्या आ गया, एरिया मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर है, फोर्स कैसे निकालूंगा, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 × 10⁻⁻6 × 10⁻³ 10⁻⁹ न्यूटन।
मतलब अगर आप सनलाइट में अपना हाथ को ऐसे रखोगे तो सनलाइट जो आके टकरा रही है, मोमेंटम है ना, अरे लाइट के पार्टिकल्स के पास मोमेंटम है ना, तो वो जब आके यहां पर टकराएगी तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर को बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या बोलते हैं? रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। और उस रेडिएशन के कारण आपके हाथ में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जैसे आप बॉल, छोटी छोटी बॉल को फेंक फेंक के मारोगे तो प्रेशर टाइप का क्रिएट होगा, कंटिन्यूअस आए जा रही है बॉल, आ जा रही है, तो यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो प्रेशर को अपन बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। बात समझ में आई? तो सन की वजह से जो रेडिएशन प्रेशर है उसके हिसाब से अगर आप फोर्स निकालोगे तो कितना आ रहा है? 7 × 10⁻⁹ सोचो 0.0000, इसलिए महसूस नहीं हो रहा। अब यहाँ पर इतनी सारी लाइट जल रही है, भाई बहुत प्रेशर यहाँ पर आ रहा होगा, लेकिन इतना कम प्रेशर है कि महसूस नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा। ऐसा थोड़ी कि हाँ लाइट आके टकरा रही, मेरा हाथ पीछे चला गया। लेकिन हाँ, रेडिएशन प्रेशर एक्चुअल में IIT नीट में है बहुत ज्यादा, बट अभी देखते हैं आपके NCERT में होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहां पर आते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रम। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, एक्चुअल में अपन ने बाइफरकेट कर दिया जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अपन ने देखा ये लाइट, ये जो विजिबल रीजन सारे लाइट्स हैं, विबग्योर VIBGYOR है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो आपकी विबग्योर लाइट्स हैं ये भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव आपने सुना होगा, घर वाला मशीन, उसको माइक्रोवेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अंदर जो यूज कर रहा है वो कौन सी वेव यूज कर रहा है? माइक्रोवेव, इसलिए उस मशीन का नाम भी रख दिया माइक्रोवेव। तो आपने माइक्रोवेव भी सुना है, रेडियो वेव तो सुना है, रेडियो तो सुना ही होगा आपने, है ना। इंफ्रारेड, हो सकता है कई लोग इंफ्रारेड ना सुने हो, बट इंफ्रारेड वेव्स यूज किया जाता है टेम्परेचर नापने के लिए। कोरोना में आपने देखा होगा वो गन टाइप की थी, बिना टच करे ह्यूमन का टेम्परेचर बताती थी, दैट इज यूजिंग इंफ्रारेड वेव्स, है ना। फिर विजिबल रेज, ये तो सबको मालूम ही है विजिबल रेज। फिर इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, इसके बाद क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन से आती है ना हाई टेम्परेचर में, अल्ट्रावायलेट। उसके आगे एक्स रेज, एक्स रेज देखिए क्या? हाँ नहीं देखिए, कराया है एक्सरे आपने, एक्सरे कैसे देख लोगे, वो तो दिखाई नहीं देती है, दिखाई तो सिर्फ ये देती है विजिबल रीजन, विबग्योर ना, ये दिखाई देती है ना, ये दिखाई देती है। तो एक्सरे आपने दिखाया, देखा नहीं है, एक्सरे कराया होगा अगर हाथ पैर टुटवाए होंगे कभी अपने, तो है ना, ठीक है। हाँ? वैसे एक्सरेज बहुत हार्मफुल होती हैं, इसलिए अपन खाली एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एकदम 2 सेकंड 10-30 सेकंड जितना भी टाइम रहता है वहां पर, और बाकी किसी को जाना अलाउड नहीं होता, क्योंकि वो टिश्यूज को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं, है ना। इसीलिए ज्यादा देर तक अपन एक्सरेज के कांटेक्ट पे नहीं होते हैं। चलो, और फिर उसके बाद आती है गामा रेज, जो न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलती है ना। हल्क, ग्रीन, हाँ यही तो मेरी खासियत है, मैं हमेशा गुस्से में ही रहता हूं, है ना, ठीक है। चलो, तो गामा रेज, अब मैंने ये पूरी सीक्वेंस में बोला, क्या सीक्वेंस था? रेडियो वेव, सबसे कम एनर्जी, ये जो मैंने सीक्वेंस बोला ना, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्स रेज और गामा रेज, ये एक सीक्वेंस में है, आपको भी सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे कम एनर्जी किसकी है? सबसे कम एनर्जी रेडियो। सबसे कम एनर्जी किसकी है? रेडियो वेव। सबसे कम एनर्जी किसकी है? रेडियो वेव से ज्यादा एनर्जी है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव से ज्यादा एनर्जी है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ये फोन वाली, ये कोई भी रिमोट में जो आपका ऊपर लाइट है, ये कौन सी रेज है? इंफ्रारेड रेज। उसके बाद क्या आती है? विजिबल, ये है ना। विजिबल रेज तक सारी रेज आपके लिए। अब सोचो लाइट हार्मफुल है क्या? अब लाइट हार्मफुल होगी भी तो क्या कर सकते हो? लाइट के बिना तो आप ना देख सकते हो ना कुछ, है ना। तो अब लाइट के नीचे की जितनी भी रेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। अब यहां से ऊपर जो रेज आती है उनकी एनर्जी और बढ़ गई, अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, वो आपके लिए हार्मफुल है ना। इसलिए बोलते हैं कि आप बाहर जाओगे तो आपकी स्किन डल हो जाएगी, ये वो टैनिंग हो जाएगी पूरी की पूरी। तो अल्ट्रावायलेट रेज, उससे भी ज्यादा एनर्जी एक्स रेज, इतनी एनर्जी है कि वो आपके टिश्यूज तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। फिर क्यों कराते हैं एक्सरे? मजबूरी है। और आप ऐसा थोड़ी है कि जाके भाई 5 घंटे तक एक्सरे में जाके बैठ गए हो, वो तो एक बार होता है तुरंत, अब फिर बन के आ जाता है ना। तो उतना कम टाइम में वो नहीं रहती हार्मफुल। फिर उससे भी ज्यादा हार्मफुल होती है क्या? गामा रेज, जो न्यूक्लियर रेडिएशन से निकलती है। इज दैट क्लियर? तो अब इसमें हो क्या रहा है? एनर्जी बढ़ते जा रही है जब भी अपन यहां से उधर जा रहे हैं। एक इमेज और, हाँ यहां पर देखो, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। जैसे अपन उधर जाते जा रहे हैं आप देखोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है, बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और वेवलेंथ कम होते जा रही है। देखो जैसे रेडियो वेव्स की वेवलेंथ कितनी होती है? बिल्डिंग के जितनी, 10³ मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर जितनी। सोच रहे हो? मतलब एक बार ऐसे होके ऐसे होने में उसको 1 किलोमीटर लग सकता है। रेडियो वेव्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स।
सबसे ज्यादा वेवलेंथ 10 की पावर 3 मीटर। फिर उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की ह्यूमन जितने बड़े होते हैं 10 की पावर -2 मीटर। बोल रहा है नहीं, ज्यादा ही छोटा बोल दिया, वो तो इसके लिए बोला होगा, माइक्रोवेव माइक्रोवेव के लिए बोला 10 की पावर -2 मीटर, ज्यादा छोटा लिख दिया, या तो ये ह्यूमन नहीं बनाना था यहाँ पर, ठीक है। फिर इंफ्रारेड 10 की पावर -5 मीटर के आसपास वेवलेंथ होती है। देखो वेवलेंथ कम होते जा रही है विजिबल लाइट की, 0.5 इंटू 10 की पावर -6। फिर अल्ट्रावायलेट 10 की पावर -8। फिर एक्सरेज 10 की पावर -10 मीटर, और गामा रेज 10 की पावर -12 मीटर। न्यूक्लियस के जितना जितना बड़ा न्यूक्लियस होता है और जितना बड़ा एटम होता है उतना बड़ा एक्सरेज की वेवलेंथ होती है। और वहीं रेडियो वेव्स की देखो तो जो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको अपन ने इन कैटेगरीज में बांटा है, 7 कैटेगरीज में। लाइट के 3 इधर, लाइट के 3 इधर। सबसे छोटी रेडियो, याद हो जाएगा, देखो यहीं पर क्लास में ही रटना है। सबसे कम एनर्जी की जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है कौन सा होता है? रेडियो वेव्स। फिर माइक्रोवेव आपके घर में काम आता है। फिर रिमोट वाला इंफ्रारेड। फिर आगे लाइट। अब लाइट के आगे 3 है, लाइट के इधर 3, लाइट के इधर 3, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, है ना। तो लाइट के 3 इधर हो गए, अब लाइट के 3 इधर। इधर कौन कौन से हो गए? अल्ट्रावायलेट, लाइट से जस्ट पहले अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद आपके हो गए एक्सरेज, फिर गामा रेज। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में याद क्यों करना है? क्योंकि इस सीक्वेंस में जैसे जैसे आप रेडियो से गामा की तरफ बढ़ते जा रहे हो, एनर्जी बढ़ते जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है और वेवलेंथ कम होते जा रही है। और जो वेवलेंथ है इन सब की वो आपको रटनी है। हाँ, अब इनका कोई एकदम फिक्स्ड वो नहीं है, अपन ने बस उनकी प्रॉपर्टी किस तरीके से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरीके से वो डिटेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से वो यूज हो रहे हैं, उसके बेसिस में इनको अलग अलग बांटा है। बट कोई एकदम स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, समझ रहे हो? अरे वो तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है ना, तो जो बाउंड्री कोई पर्टिकुलर एकदम स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, वो रेंडमली अपन ने बांट दिया है थोड़ा, मतलब कि जिस तरीके से वो प्रोड्यूस हो रही है, कौन से बेसिस पे बांटा है कि जिस बेसिस पे वो प्रोड्यूस हो रही है, जिस बेसिस पे वो यूज हो रही है, उसके हिसाब से हमने उनको बांटा है। बात समझ में आई? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरेज, गामा रेज। याद हो गया यही सीक्वेंस में? चलो अब एक बात और याद रखना, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा हीट एंड टेम्परेचर में कि every object that whose temperature is more than 0 Kelvin radiates energy in the form of electromagnetic wave। नहीं पढ़ा है तो सुन लो, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, मतलब सब चीज का, और हर चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट कर रही है। अभी मैं भी कर रहा हूं, अभी तुम भी कर रहे हो। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन सुन के लगता है कि रेडिएशन मतलब हार्मफुल, भाई लाइट भी तो रेडिएशन है, हार्मफुल थोड़ी है। हाँ, हार्मफुल है आगे की एक्स रेज, गामा रेज, ये हार्मफुल है ना। इधर इधर वाली नहीं है, लाइट से नीचे वाली रेज हार्मफुल नहीं है, लेकिन इनको भी बोलते क्या है? रेडिएशन, ठीक है। अब देखो हर ऑब्जेक्ट, मतलब इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं? रेडिएट। अभी जो एनर्जी अपन रेडिएट कर रहे हैं वेव की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर ऑफ बॉडी। जैसे अगर जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा हाई एनर्जी की, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करेंगे। खुद बताओ ना, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा एनर्जी का वेव जनरेट करेंगे। लॉजिक मेक सेंस? यस और नो? लॉजिक मेक सेंस और नॉट? चलो तो वही कि देखो ये पता है, ये वही बताया कि -273 डिग्री सेल्सियस में कौन सी वेव जनरेट हो रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो है एनर्जी वो बढ़ते जाएगी, वेव की जो आपकी निकल रही है, ठीक है।